कि जो हमारा रिबेलियन इन कंट्री साइड, जैसा कि दिव्या ने बताया कि अल्लूरी सीताराम राजू ने बोला था कि नॉन वायलेंस से कुछ नहीं होगा और हमको क्या करना पड़ेगा, अस्त्र उठाना पड़ेगा। सो द ट्राइबल पीपल हैव स्टार्टेड गोरिल्ला मूवमेंट। उन्होंने कौन सा मूवमेंट स्टार्ट कर दिया? तो ट्राइबल पीपल हैव स्टार्टेड गोरिल्ला मूवमेंट। ये सब इन्होंने 1920 में ही कर दिया, ठीक है, स्टार्टेड। क्योंकि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो 20, अब ये रॉलेट एक्ट के बाद भी रॉलेट सत्याग्रह चल रहा था कि नहीं? 1919 के बाद गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया था? रॉलेट सत्याग्रह, जो पूरे नेशन वाइड चला था। तो आप समझिए वही मूवमेंट ही उनका चल रहा है और गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन कर दिया, लेकिन वो गोरिल्ला मूवमेंट चल रहा है। उनको किसी से लेना देना थोड़ी, ना सत्याग्रह से लेना है, ना उनको किसी नॉन कॉपरेशन से। बस उन्हें मालूम है कि देश में एक आंदोलन चल रहा है तो चला रहे हैं। तो ये गोरिल्ला मूवमेंट कब शुरू किया? 1920 में। तो आप समझिए सत्याग्रह में भी चला और नॉन कॉपरेशन में भी। तो ये बात तुम्हें समझ में आ गई कि जब मैं कह रहा हूँ कि 1919 में गांधी जी ने कौन सा सत्याग्रह शुरू किया? दैट इज रॉलेट सत्याग्रह। और 1921 में कौन सा शुरू किया? नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, जो कि सितंबर 20 में ये बात हो गई थी कांग्रेस में कि ठीक है दोनों मिलकर चलाएंगे। तो फिर इसके बाद 21 में इन्होंने लॉन्च कर दिया। नॉन कॉपरेशन जनवरी में हुआ था, अच्छा, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। हाउएवर जो इनका गोरिल्ला मूवमेंट था वो 20 में, 1920 में कौन सा मूवमेंट चला? दैट इज दे हैव स्टार्टेड गोरिल्ला मूवमेंट। ये किस तरीके का मूवमेंट है? दैट इज किल एंड फ्ली, मारो और भागो। सो गोरिल्ला मूवमेंट इन दिस ट्राइबल पीपल किल ब्रिटिश ऑफिशियल्स। क्यों ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारते थे रिया? बोलो। क्योंकि उनके जमीन पर एक एक्ट आ गया था। कौन सा था? जो ब्रिटिश का फॉरेस्ट एक्ट था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट की वजह से। तो इट वाज कॉर्डन्ड। आप ये समझ लीजिए फॉरेस्ट एक्ट, ज्यादा नहीं समझना है। ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड फॉरेस्ट एक्ट ऑन देम। सारा जमीन को कॉर्डन कर दिया गया था, उनको निकाल दिया गया था। अदरवाइज दे हैव बीन गिवन सम वेरी लिटिल एरिया। उसका ये लोग विरोध कर रहे हैं। एज ब्रिटिशर्स इम्पोज्ड फॉरेस्ट एक्ट ऑन देम, दे हैव स्नैच्ड देयर लैंड। और इस वजह से ही ऐसा करते थे, ठीक है। नाउ दे आल्सो अटैक ऑन पुलिस स्टेशन अंडर लीडरशिप ऑफ अल्लूरी सीताराम राजू। However, अल्लूरी सीताराम राजू was killed in 1924। 4 साल ये मूवमेंट चला। In 1924 राजू was killed। उसी के पैदल यानी इंडिया में मूवमेंट चल रहे थे। ओके, अब देखिए अब इसी का हम देखेंगे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन असम। असम में ये कैसे चला? Now Britishers have imposed
द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, उनके ऊपर इनलैंड इमिग्रेशन है कि जब तक चाय की फसल पूरी नहीं हो जाती जो वहाँ कामगार हैं वो भाग नहीं सकते, उनको उसी में बंद रहना पड़ेगा। तो कई लोग 2-2 साल से अपने घर नहीं गए थे, जो वहाँ पकड़ के लाए थे ना ब्रिटिशर्स काम कराने के लिए, क्योंकि चाय के लिए मजदूरों को लगातार रहने और काम करने की ज़रूरत पड़ती थी। तो जब उन्हें ये पता चला नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है तो उन्होंने कहा हम भी कॉपरेट नहीं करेंगे ब्रिटिशर्स के साथ, और वो लोग अपने घर भाग गए। लेकिन रास्ते में ब्रिटिशर्स ने उनको पकड़ लिया, उनको मारा पीटा और वापस ले। तो ब्रिटिशर्स imposed inland immigration है, जो कि 1859 का। एज पर दिस एक्ट plantation workers cannot leave टी गार्डन्स, उनको टी गार्डन छोड़ना ही नहीं था, ये पनिशेबल था। However, ठीक है, इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट उन्होंने क्या किया, दे फ्ली, वो चले गए, भाग गए टू देयर होम इन बिहार, बिहार चले गए, मोस्टली बिहार के थे। बट ब्रिटिश पुलिस managed to capture them on the way. And brought them, beaten and brought them. Okay. So, (1922) में क्या हुआ? In 1922, the famous चौरी चौरा incident took place. तो इसमें क्या हुआ कि the people were doing a peaceful demonstration. However, the police, ये बिहार में चौरी चौरा एक जगह है, तो वहाँ पर लोग पुलिस पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। तो जिन पर लाठी चार्ज किया उन लोगों ने उनको दौड़ा दिया, और 13 पुलिस वालों को वो भागे कि यार ये तो भीड़ हमारे पीछे आ रही है, तो नॉन वायलेंस भूल गई है, और वो लोग भाग करके अपने पुलिस स्टेशन में चले गए। तो लोगों ने बाहर से दरवाज़ा बंद किया, पूरा पुलिस स्टेशन चला दिया और 13 पुलिस वालों को घूम डाला। इसको चौरी चौरा इंसिडेंट है। तो समझ में आ गई बात कि नहीं? तो चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ, दैट इट इज ऑल्सो ए फेमस इंसिडेंट। इसको आप देख लें, गांधी मूवी में ही है, लेकिन मैं दिखा देता हूँ। चौरी चौरा इंसिडेंट, चौरी चौरा कांड इन गांधी मूवी। Now, जलियांवाला बाग के बाद ही
ये भी देख लो कैसे कपड़ों की होली, इट इज बोन फायर, इसको क्या कहते हैं? तो वो कपड़े जो हों विंचेस्टर और लीड चौरी चौरा। पीपल वर डूइंग पीसफुल प्रोसेशन, प्रोटेस्ट, हाउएवर, लेकिन क्या हुआ? पुलिस हैव लाठी चार्ज ऑन देम, पुलिस लाठी चार्ज ऑन देम, द मॉब, जो भीड़ थी, बिकेम एग्रेसिव, मॉब बिकेम एग्रेसिव, और उसने क्या किया? सो इट बर्न, ऐसे इसमें दिखाया कि बाहर आ गए, बाहर नहीं आए थे, उनको अंदर ही जला दिया था। बर्न पुलिस स्टेशन, 13 पुलिसमैन वर किल्ड। तो इन सब वजहों से क्या हुआ बताइए? अब जब ये सब होगा तो फिर आंदोलन वापस लेना पड़ेगा। बाय दिस इंसिडेंट, यही वो इंसिडेंट थी, ड्यू टू दिस इंसिडेंट गांधी जी विथड्रू नॉन कोऑपरेशन। फिर इन्हें क्या लगा गांधी जी को? इंसिडेंट, गांधी जी withdrew Gandhi ji thought that the people must be trained before starting any movement। उनको ये पता चल गया कि लोग शिक्षित नहीं है, ट्रेंड नहीं है, उनको पहले सिखाना पड़ेगा नॉन वायलेंस होता क्या है, नहीं तो उनका हर चीज असफल होगा, कहेंगे कुछ, लोग करेंगे कुछ, ऐसे तो मूवमेंट नहीं चल सकता है। सो गांधी जी थॉट, या रियलाइज कर दिया, रियलाइज्ड दैट पीपल मस्ट बी ट्रेन्ड बिफोर स्टार्टिंग एनी मूवमेंट। धीरे धीरे गांधी जी की एक्सेप्टेबिलिटी मिलती जा रही थी। करीब करीब जो उस समय 34 करोड़ लोग थे, मोस्टली 20 करोड़ लोग तो इनको बहुत पसंद करते थे। इन्होंने 2-3 बार अनशन किया और ऐसी स्थिति आ गई जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए ना पार्टीशन में, तो ये नोवा खाली में पहुंच गए जहां पूरी मुस्लिम पब्लिक थी, और वहां पर इन्होंने क्या किया? भूख हड़ताल कर दी और जगह जगह इन्होंने दंगे रुकवाए। इंडिया में जितने भी इस तरीके से मैसेकर हो रहे थे ना रिलीजियस बेसिस पर, तो ये इन्होंने फिर धीरे धीरे लोगों ने सीखा नॉन वायलेंस। ऐसा नहीं है, उन्होंने इनकलकेट कर दिया लोगों में, पब्लिक में ये चीज़ ढाल दी कि नॉन वायलेंस होता है। ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, इन्होंने ज़मीनी स्तर पर उतार के दिखा दिया। ओके, सो मोस्ट ऑफ द मूवमेंट वो तब तक अनशन करते थे जब तक आखिरी हिंसा नहीं रुक जाती। 21 दिन 22 दिन खाने नहीं खाते थे, लोग सत्ते में आ जाते थे, गांधी जी मरने वाले हैं, तो लोग फिर हिंसा रोक देते थे। पूछते थे क्या भारत में हिंसा बंद हो गई है? हाँ, गांधी जी जूस पी लीजिए। फिर जवाहरलाल नेहरू इनको जूस पिला कहीं से, वो हाँ बोलते थे लाओ पेपर दिखाओ, आज के पेपर में कोई हिंसा है? पेपर में नहीं है, तब जूस पीते थे। जबकि 33 करोड़ ने इतना डिसिप्लिन कर दिया था लोगों को। ना तो इस तरह से आपने देखा कि ये तुम बताओगे चंद्रशेखर कि ये जो हमारा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था वो स्टार्ट किस ईयर में हुआ और एंड किस ईयर में? अच्छा बता दो, आप ही बोलो। और एंड कब हुआ?
उत्कर्ष चौहरी चौरा के साथ। अब देखो तो ये मूवमेंट तो खत्म हो गया। अब इसके अलावा नाउ गांधी जी हैज नाउ स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। चौथा मूवमेंट कौन सा आप शुरू करने वाले थे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो इसके बाद अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू हुआ। कब स्टार्ट हुआ ये भी चेक करो, कुछ इसमें डेट दी है? चेक करते हैं कब स्टार्ट हुआ। Now, नाइनटीन 30 को ये है ना, ये सही है, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। चलो, और उसी समय ही दांडी यात्रा शुरू हुई है, उसी के साथ ही तो सिविल डिसोबीडियंस आया है। सिविल डिसोबीडियंस पहले इन्होंने नमक कानून तोड़ा, बोला जैसे हम कानून तोड़े तुम भी तोड़ो। वो तोड़ा ना उन्होंने नमक कानून, लोगों को दिखा दिया कि कानून तोड़ा जा सकता है। अब चेक करो। सो इसलिए इस हेडिंग को अभी हम ऐसे ही लिखेंगे, टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। कहते हैं सविनय अवज्ञा। डिसोबीडियंस का क्या मतलब है? अवज्ञा। एक होती है आज्ञा, एक होती है अवज्ञा। आज्ञा को न मानना अवज्ञा कहलाता है। और आंदोलन सिविल तो है, इसमें सिविल लोग ऐसा करें। वैसे हिंदी में नाम यही है सविनय, लेकिन उसका ये मतलब सिविल से नहीं पड़ता है। लोग जो है डिसोबे करें उसको सिविल डिसोबे। ठीक है कि नहीं? विनय पूर्वक हम आपकी बात नहीं मानते, ये कानून बनाओगे उल्टा ही करेंगे। एक तो हम आपके साथ नहीं रहेंगे और जो कानून है तोड़ेंगे। अब इसकी ओर देखिए। नाउ सम कांग्रेसमैन, जैसे कि बताया गया है, वांटेड टू पार्टिसिपेट या कंटेस्ट। कौन से अंकुर, कौन से वो इलेक्शंस लड़ना चाहते थे? बोलो जरा। जो भी कांग्रेसमैन थे या मोतीलाल नेहरू थे या चित्तरंजन दास मुंशी थे, वो कौन से इलेक्शन लड़ना चाहते थे? बताओ। तो हमने बताया लेजिस्लेटिव काउंसिल, एक होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA और MLC। ये तुम्हें मालूम है स्टेट के लेवल पर लेजिस्लेचर में MLA MLC, जैसे उसमें राज्यसभा लोकसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, वैसे इसमें क्या होता है बताओ? विधानसभा में क्या होता है राज्य स्तर पर? विधानसभा। तो विधानसभा और विधान परिषद, इसका मतलब क्या होता है? लेजिस्लेटिव असेंबली। ये बहुत पावरफुल होती है। इसमें जो है CM बैठता है। इसमें कौन बैठेगा? CM और उसके मेंबर्स होते हैं, जैसे योगी आदित्यनाथ बैठते हैं, या यहाँ पर जो भी होंगे भजन लाल, वो यहाँ ही बैठे। और ये कौन सी होती है? लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसके पास ज्यादा अधिकार नहीं होते हैं। तो इसमें जो होगा इसे MLA कहेंगे और इसे क्या कहेंगे? MLC। और ये दोनों किसकी बॉडी है? लेजिस्लेचर। कौन से लेजिस्लेचर? एट स्टेट या प्रोविंस। तो स्टेट में MLA MLC, इसके लिए लोग चुनाव लड़ते थे। इसका तो अधिकार ही नहीं दिया था ब्रिटिश ने। तुमको कानून बनाने का, इनको कानून बनाने का अधिकार क्या दिए रखा था इंडियंस को? बस वहां बैठ के राय बात कर लो, बातचीत कर लो, वही चीज। So some congressmen wanted to, ठीक है, contest elections। वो लोग कौन से थे बताइए? These were, एक नरम दल था और एक कौन सा था? गरम दल था। तो अभी देखिए इलेक्शंस, हाँ ठीक है, ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अच्छा, इनका कौन कौन थे? फॉर एग्जाम्पल मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता, बहुत संपत्ति थी। मोतीलाल नेहरू
एंड श्री चित्तरंजन दास मुंशी, CR दास मुंशी, ये लोग थे. They were thinking if they won election, अगर वो जीत जाते हैं, then they can demand for some relaxations for Indians. वो ये सोचते थे ब्रिटिशर से कुछ मांग लेंगे. They were thinking that if they won, they can get something from Britishers for India. ये लोग कौन थे? These were the soft core of Congress. इंडियन नेशनल कांग्रेस के कौन से लोग कहलाते थे? सॉफ्ट कोर. ये कभी भी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते थे. So these were soft core, या इसको नरम दल कहते हैं, of INC, Indian National Congress. However, on other side, जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं के बेटे, वो भी उसी पार्टी में थे. जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस, वो क्या चाहते थे? सुभाष चंद्र बोस वर wanting a direct fight with Britishers and favoring boycott of sentence पूरा करो अर्चिता. and favoring boycott of कौन से इलेक्शंस? हाँ, दैट इज काउंसिल इलेक्शंस. ठीक है, काउंसिल इलेक्शन भी लिख सकती हो, काउंसिल इलेक्शंस. तो दो दल है, इनको तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा? दीज वर द हार्ड कोर ऑफ INC, या इनको गरम दल कहते हैं. तो दीज वर हार्ड कोर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये गरम दल थे. अब देखिए, अब तक बात आ चुकी थी 1929 में. ये सब बात तो चली रही थी. 22 के बाद हमारे यहाँ की जो नेशनल मूवमेंट तो धीमा पड़ गया था. लेकिन भूखमरी ही आ जाए तो कोई क्या करे. वहाँ क्या हुआ? दैट इज ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया. क्यों आया था डिप्रेशन? बोलो दिव्या. जो इस महामंदी से तुम क्या समझती हो, ये क्यों आया? बोलो. बताओ. अच्छा ठीक है. देखो, in 1929 there was great economic depression. 1929-30, ये मतलब 29-30, वास्तव में ये 29 के लास्ट और 30 में आया. 26 में क्या लिखा है? 26 में कुछ नहीं हुआ है. एग्रीकल्चरल प्राइसेस ठीक है, एंड कोलैप्स आफ्टर, वो ठीक है कि प्राइसेस गिरने लगे. कोलैप्स का मतलब धैर्य. तो मैं जो डिप्रेशन है उसकी बात कर रहा हूँ. जो 30 में डिप्रेशन आया ना, उसके परिप्रेक्ष्य वो ठीक है कि सिचुएशन धीरे धीरे ही वर्ष होती है. तो ये समझ लो, ठीक है. अब क्या हुआ वो बताना है. चलो. ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन इन वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज ऑफ USA, शेयर मार्केट फेल डाउन. ये क्यों हुआ? ये बहुत इंटरेस्टिंग है और विश्व की बहुत महत्वपूर्ण घटना.
ध्यान दीजिए 1914 से 1918 में क्या हुआ, एक थी एलाइड नेशंस और दूसरे कौन थे, एक एक्सिस पावर थी, धुरी शक्तियां थी, एक मित्र राष्ट्र थे एक्सिस पावर। क्या तुम्हें मालूम है कि जो एलाइड नेशन में, इसमें तो जर्मनी था, ऑस्ट्रिया था, ये सब तो पता ही है तुमको, पहले हम लिखा चुके हैं ना, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की भी था, टर्की या ऑटोमन एम्पायर एक ही बात है। इसमें बहुत सारे लोग थे, एक ब्रिटेन था, फ्रांस था और रशिया भी था क्या, और यूएसए कब आया, इंटर्ड इन 1918, लास्ट ईयर में आया था। आप ये समझो 3 साल तक इसने, यूएसए ने खूब सारे इक्विपमेंट्स बनाए, युद्ध से अलग रहा और दोनों को बेचा। बोलो कमाई गाड़ी की कि नहीं, इसने मोटा पैसा कमाया। और इसके बाद भी ये देश इस हालत में नहीं थे कि कुछ भी बना सकें, तो सारा प्रोडक्शन अब कहाँ होता था, ये तो 6 महीने लड़ा युद्ध और अपनी जमीन पे भी नहीं लड़ा, अपनी जमीन पे भी नहीं लड़ा, 6 महीने लड़ा। वो तो इसके 120 सैनिक मारे गए थे, 1200 ब्रिटिश सैनिक मारे गए थे, तब ये कूदा। रूजवेल्ट है ना, रूजवेल्ट है ना वहाँ के प्रेसिडेंट। अच्छा, तो इसने क्या किया, इसने देखा यूरोप में तो खूब सारा सामान सब बिकने वाला, वहाँ कोई कंपनी है ही नहीं, इसके लोगों ने खूब सामान बनाना शुरू कर दिया यूएसए में। 6 महीने में कुछ नहीं होता, इसने बम ही गिराए थे इधर उधर, अपनी जमीन पे तो नहीं लड़ा। यहाँ तक कि इसने अपने लोगों से बोल दिया कि यूरोप में भारी डिमांड है, जिसको चाहिए नए नए बिजनेस शुरू करो। ये पहुंच गई, मुझको 5 लाख से, हाँ लीजिए 5 लाख, सिर्फ आधार कार्ड दिखा दिखा के वहां मिल रहा है, आधार कार्ड नहीं, जो भी वहां का आइडेंटिटी कार्ड। बैंक ऐसे ही लोन दे रही थी, जिसको चाहिए, और जो सामान बन रहा था वो कहाँ बिक रहा था, यूरोप में। यूरोप ही तो लड़ रहा था ना युद्ध। लेकिन एक ऐसी स्थिति आ गई कि धीरे धीरे इस युद्ध के बाद यूरोप की कमर टूट गई। 10 सालों 26 से ये बताने की स्थिति खराब होने लगी। यूरोप की जो परचेजिंग पावर थी ना, सारा मनी, उनका जो बैकअप मनी था वो खत्म हो गया। तो क्या अब वो सामान खरीद पाएंगे? यूएसए ने इतना सामान बना लिया, सबने घर घर में सामान बनने लगा, इतना बना लिया। क्या यूरोप की परचेजिंग पावर उतनी थी? जैसे कोई बिके और सभी बनाने लग जाए। तो अब वो माल जब नहीं बिका तो क्या होगा बताओ यूरोप में? दैट अगर आपका माल बिक नहीं रहा, लोगों को अचानक ही पता चला कि प्रोडक्शन तो हमने बहुत कर लिया है, लेकिन यूरोप में तो खरीदने की क्षमता ही नहीं है। क्या तुमको ये मालूम है कि बेल आउट पैकेज भी दिया इसने बहुत सारे लोगों को? एक हाइपर इन्फ्लेशन, तुमने 9th में पढ़ा था कि नहीं, जर्मनी को एक एक ट्रॉली भर के नोट ले जाओ तो 1 कप चाय और 1 ब्रेड मिलता। तो ऐसी स्थिति में यूएसए ने मदद की थी। अब समझो सब कुछ बन गया है और खरीदने वाला कोई नहीं है, तो ऐसे में क्या हुआ बताइए? धीरे धीरे कंपनी का प्रॉफिट 0 हो गया। तुमने सामान बना लिया, कोई खरीद नहीं रहा है, लोग सिर्फ ब्रेड बटर खरीद रहे हैं, ब्रेड और रोटी, और तुम यहाँ कार और बाइक बनाकर बैठे हो, कोई खरीदेगा क्या? उन सब लोगों ने ओनली सब्सिस्टेंस क्राइसिस की चीज़ें खरीदी जिससे उनका गुजारा चल सके। ऐसे में लोगों ने क्या किया बताइए? शेयर मार्केट में कि 100 करोड़ हम लगा रहे हैं, जनता में कौन लगा रहा है? सब लोग देख रहे हैं कि अरे शेयर मार्केट तो ऊपर चल रहा है, शेयर कुछ नहीं है, हम जो प्रॉफिट करेंगे, अगर ये 5% पैसा लगाते हैं तो इनका भी 5% के हिसाब से बढ़ेगा, जो जो हमारी कंपनी में पैसा लगाएगा हम बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे। हम ही डूब गए तो क्या होगा बोलो? सब डूब। जैसे ही लोगों को पता चला शेयर मार्केट की कंपनियां डूब रही हैं, लोगों ने एक झटके में से वॉल स्ट्रीट से सब पैसा निकाल दिया। एक ही दिन में $19 बिलियन निकल गए और 12 मिलियन ट्रांजैक्शन। आप समझो। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, सब लोग पैसा निकालेंगे तो क्या होगा? क्या वो फैक्ट्री से ही निकला? फैक्ट्री पैसे से चल रही है, सब लोगों ने अपना अपना शेयर ले लिया, वो फैक्ट्री बंद हो गई। जितनी यूएसए में फैक्ट्री थी क्या होगा? बंद हो गई और 10 मिलियन लोग बेरोजगार हो गए। फैक्ट्री में अगले दिन सब जान ताला लगा, बोले काम की जरूरत नहीं, वो जो सामान है वही सड़ रहा है। पता चल गया सबको, अचानक पता चल गया सबको कि बात तो बड़ी बिगड़ गई है। अब बताओ जो लोग हैं यूएसए के 10 मिलियन लोग, वो सड़क पे आ गए। मैंने बताया था 20% ही लोगों के पास वहाँ घर है और 80% लोग तो रेंट पे रहते हैं और उनके पास खाने को नहीं था। और ऐसी स्थिति में वो प्लेट कार्ड लगा के घूमते थे कि हमें 1 टाइम का खाना दे दो, 3 दिन का काम दे दो। ये स्थिति, और इस चीज को क्या कहते हैं? वैश्विक महामंदी, द ग्रेट डिप्रेशन। अच्छा बताओ, जब ऐसी स्थिति आ जाएगी, डॉलर की कीमत ही गिर जाएगी,
तो ऐसे में फिर डॉलर की कीमत गिरने पर किसी के पास के पैसे की कोई कीमत नहीं रह जाएगी, क्योंकि डिफरेंट कंट्रीज के एक्सचेंज का साधन क्या है? डॉलर। डॉलर के थ्रू एक्सचेंज होता था। तो ऐसे में बोलो भारत में इसका कोई असर पड़ेगा? यस, क्योंकि अदरवाइज हमारा भी जो परचेजिंग पावर है वो डॉलर है। हम किसी दूसरी जगह से सामान लेते हैं तो किससे लेती हो बताओ? तेल ले रही हो, डॉलर से ले रही हो। कोई सामान ले रही हो तो किससे लिया जाता है? लेकिन यदि डॉलर ही गिर जाए तो क्या होगा बताओ? डॉलर का कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो ऐसी स्थिति में व्हाट वाज इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया? इतना तो तुम्हें समझ गया ना कि ये क्यों हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि जितना सामान बना लिया था अमेरिका ने वो बिक नहीं पाया। यूरोप के पास पावर नहीं थी खरीदने की। ये सब जैसे ही पता चला 26 से बताने की स्थिति आनी शुरू हो गई थी। एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी कीमत गिरी और 30 तक ये फुल फ्लश क्या हो गया? डिप्रेशन हो गया। अब देखिए एग्रीकल्चरल प्राइजेस स्टार्ट फॉलिंग डाउन इन इंडिया। तो लोग जो सामान बना रहे थे और इट्स एक्सपोर्ट डिक्लाइन, इसका एक्सपोर्ट भी नहीं किया जा सका, कॉस्ट डिक्रीज्ड। ये सारी चीज हो गई इंडिया में। अब देखो देयर वॉज डिस्पेयर एंड एंजाइटी एमंग इंडियन पीपल थ्रू आउट। सब में निराशा का माहौल छा गया। क्यों? क्योंकि सारे बिजनेस क्या हो गए? बंद हो गए। अब तक देयर वॉज एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब बहुत कुतूहल था कि अब देश का क्या होगा। एंजाइटी एंड डिसअपॉइंटमेंट। in India. At that time, Britishers have realized that the Indian Constitution is to be revised. उन्होंने क्या सोचा बताओ? कि भारत में भारत के लोगों को कुछ न कुछ देने के लिए यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन को बदलना पड़ेगा। जो हमारे लाला लाजपत राय थे उन्होंने भी उसके पहले बोल दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये 26 में ही बोल दिया था और इस पर भी आंदोलन चले थे। ठीक है कि नहीं? तो अब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि अब एक जज की 5 जजों की एक यहाँ पर संस्था भेजी, ज्यूरी, और उसको कहते हैं साइमन कमीशन। समझ में आया? कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन, हम पहले ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन था, वो कह रहे थे हम भारतीयों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। लेकिन जो भारतीयों के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन बनना था उसमें भारतीय ही नहीं था। तो तुम भारतीयों सब तो तुम ब्रिटिशर्स ले आए, तो क्या ब्रिटिशर्स बनाएंगे? तो जैसे ही साइमन एक जज का नाम था, जॉर्ज साइमन, वो नेवी शिप से उतरा तो लोगों ने वही झंडे खड़े कर दिए, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ, गो बैक। बोलो आज समझ में आई कि नहीं? दैट वाज द इंसिडेंट। इस चीज को देखें फिर आगे बढ़ें कि हुआ क्या। कि अब ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इनको कुछ, इनका भी कानून होना चाहिए। Britishers have realized this time. Britishers realized that there are certain amendments. Some amendments are needed. Needed in British Indian Constitution, जो ब्रिटिश चला रही थी। So it sent. उसने न्यायमूर्ति साइमन को भेजा, सर जॉन साइमन, along with 6 other members, 7 members of judiciary, headed by, जिसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? सर
जॉन साइमन, जिसका काम था कि वो रिव्यू करे कि क्या चेंज हो सकते हैं एंड गिव सजेशन। जो सजेशन देगी वो मान लिया जाएगा। सो ऐसे में प्रॉब्लम क्या थी इसमें, समस्या क्या थी? बोलो नमन। ये तो अच्छा काम था, कोई समस्या थी क्या इसमें? क्यों गो बैक के नारे लग रहे थे? बोलो अंकुर, अर्चिता। यस, एज दिस committee has no Indian, so it was welcomed at Indian port by Simon Go Back slogan। इसको इंडियन पोर्ट पर ही किन नारों के साथ इसका स्वागत हुआ? कल अगर आपने से 1929 और वो वाली डेट भी तो उसमें लिखना है ये। अब ये जो चीज आई ग्रेट डिप्रेशन यहाँ पर देखो, ये जो साइमन कमीशन आया तो 1927 लिखो, ये सब 27 में होगा। 1927 से ये चीज आने लगी डिप्रेशन। बोल बात समझ आई कि नहीं? साइमन कमीशन की जो बात की जाएगी तो इट वाज वेलकम बाय साइमन गो बैक स्लोगन, वेलकम बाय साइमन गो बैक स्लोगन। आगे देखिए, क्योंकि इसमें कोई इंडियन ही नहीं था। कमीशन अराइव्ड इन इंडिया इन 1928। इट अराइव्ड 1928 ही डाल दो तो 28 में ही अराइव हो। बोलो बात समझ आ गई ना? बैठाया गया वहां पे 27 में बैठा के, लेकिन जब भारत में आ गया तभी तो कुछ काम करेगा। सही है? पूछो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई कि भारत में संविधान में बदलाव करना था तो इसके लिए उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने क्या किया, 7 लोगों की जजों की कमेटी बैठा ली, उसमें साइमन को उसकी अध्यक्षता करते हुए किया। लेकिन यहाँ के लोगों ने स्वीकार नहीं किया कि हमारा तो कोई मेंबर ही नहीं है। अब देखिए, तो आगे की क्या है? अब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होना था। एक तो डिप्रेशन आ गया और दूसरा क्या कारण आ गया? साइमन आ गया क्या? दो चीज तो हो गई ना 22 के आगे। चौरी चौरा के बाद क्या हो गई? डिप्रेशन आ गया। दूसरी क्या चीज हो गई? ये सब एक साथ कंपाइल हो रही है तभी तो, क्योंकि मूवमेंट भी बहुत दिनों से नहीं हुआ। तो क्या हुआ? क्वेश्चन तो जो बुक के पीछे है वही पूछेंगे आप, जो बुक है वही पूछे जाएंगे, उसी को तैयार करना है। समझ आई बात कि नहीं? उसी वही पूछे जाएंगे, स्कूल में भी वही आपको। अभी मैं बता दे रहा हूँ, अभी आपको क्वेश्चन बता दूंगा, कौन कौन सा पूछूंगा वही वही जाएगा। जहां तक हुआ बता देता हूँ ना। टाइम लाइन भले पूछ सकते हैं, एक एक लाइन की टाइम लाइन क्या है, अदरवाइज क्वेश्चन पूछिए। एक क्वेश्चन टाइम लाइन कभी बनेगा। इनमें मैं बता दूंगा जो जो कवर है, जो आप कर सकते हैं। मुझे मालूम है आपकी क्षमता क्या है, तो मैं जान जाता हूँ कि मैं बता दूंगा कि क्या क्या है। जो यहाँ बताया है उसी पे जो क्वेश्चन बन रहे होंगे वही क्वेश्चन हम पूछ लेंगे। चलो आगे। हेरिडिटी में तो वही क्वेश्चन है, एक आपका फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, एक टॉल और डॉफ का पूछ लेंगे, और एक राउंड और लिंकन या येलो का जो एक और चार्ट कराया था कि नहीं, 2 एक्सपेरिमेंट वही पूछेंगे, 5 डेफिनेशन। डेफिनेशन भी तो बनती, होमोजाइगस इफ्यूज़िगस नहीं बनता है। मैथ्स तो पूछा जाएगा। सर वो आपने तो इंडेक्स क्वेश्चन कराया था, वो भी तो कौन सा? हाँ वो तो। अब देखो आगे की बात समझो। नाउ अब यहाँ देखिए, उस समय एट दैट टाइम वाइसरॉय कौन था? बोलो। एट दैट टाइम दैट इज वाइसरॉय ऑफ इंडिया
was लॉर्ड इरविन, और उसने बोला कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे दो। ही सजेस्ट, उसने कहा दो चीज हैं इंडियंस, इनमें से ये चुन लो, ये चुन लो। इंडियंस ने कहा कुछ भी नहीं चुना। तो ही हैज सजेस्टेड, तो उसने क्या सजेशन दिया? ही हैज सजेस्टेड 2 ऑप्शंस फॉर इंडिया। फॉर इंडिया, पहला, डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझते हो? ब्रिटिश की ही गवर्नमेंट रहेगी, लेकिन तुम उसके डोमिनियन रहोगे, उपनिवेश, उसी के अंडर में रहोगे, तुम्हारी सरकार रहेगी, लेकिन उसको लास्ट में सलाम ब्रिटिश को ही करना। यू विल बी अंडर, तो हम तुम्हारे ही साथ छोड़ के जाएंगे, वहां रिपोर्ट करनी पड़ेगी। तो डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया, इसका मतलब क्या है कि ब्रिटिश, इंडिया विल बी अंडर ब्रिटिश रूल, इंडिया विल choose its leader who are faithful या answerable। वो किसके answerable होंगे? टू ब्रिटिश, ये चीज तो इंडिया ने ये रिजेक्ट कर दिया। दूसरा, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जिसको कहते हैं गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन समझौता या गोलमेज सम्मेलन। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कहते हैं ना, एक गोल मेज होती है, उसमें एक तरफ गांधी बैठते हैं, एक तरफ इरविन। सो दैट इज राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, या तो समझौता करो टू डिस्कस फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन की, तुम्हें कैसा संविधान चाहिए, क्योंकि ये तो पता चल गया था कि संविधान में बदलाव करना जरूरी है, कैसा चाहिए। अभी आपने भी देखा जज ने क्या बोला, उसने बोला कि अगर आपको लगता है कि आपका संविधान सही है, जस्टिस करा, हमें सजा दे दो, बोले कि नहीं बोले? तो ऐसे में कांग्रेस लीडर्स, जो कांग्रेस लीडर्स जो कि गरम दल के थे, या इसको कह सकते हैं रेडिकल कोर। रेडिकल का मतलब समझते हो? कट्टरवादी कांग्रेसी, जो निष्कट्टर, वो जवाहरलाल नेहरू ही थे। दैट इज रेडिकल कोर, यानी कट्टर। हैव रिजेक्टेड बोथ ऑप्शंस। वो क्या चाहते थे बताइए? दे वर नॉट सेटिस्फाइड, रिजेक्टेड दिस प्रपोजल and wanted पूर्ण स्वराज। तो यहां तक की बात हो गई। अभी हम लोग पहुंचे नहीं हैं, वहां तक नहीं पहुंचे, आएगा अब हमारा सिविल डिसोबीडियंस आने वाला, लेकिन ये लोग चाहते थे कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सो एंड दे डिमांडेड इट ऑफिशियली इन लाहौर कांग्रेस सेशन 1929। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू में बहुत आता है। एंड दे डिमांडेड पूर्ण स्वराज इन लाहौर कांग्रेस सेशन। इन्होंने पूर्ण स्वराज की मांग कर ली। हमें डोमिनियन नहीं बनना है, हमको अपना पूर्ण स्वराज रखना है। गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च। अब इसके बाद कब शुरू किया? सिविल डिसोबीडियंस, सिविल डिसओबीडियंस। तो ये 60 मार्च से ही शुरू हुआ। सबसे पहले नमक कानून तोड़ा। क्यों? वैसे तो बहुत सारे कानून थे लोगों, लेकिन जो नमक बनाने का अधिकार था इंडियंस को नहीं था।
कौन नमक बना सकता था बताओ? ओनली ब्रिटिशर्स कैन मेक एंड सेल इन इंडिया। उस पर वो हैवी टैक्स लगाते थे। आज जो 10 रुपए का नमक आता है किलो का, या 6-6 रुपए का भी आता है, उस समय हैवी टैक्स लगता था। तो उन्होंने कहा नमक से तो हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है, ऐसी चीज पकड़ो जिससे हर एक व्यक्ति कांटेक्ट हो जाए। आपको ये बात मालूम है, कोई अहमदाबाद गया है, वहाँ गांधी जी का आश्रम है जिसमें मोस्टली उन्होंने अपनी जिंदगी पूरी बिताई है, उसका नाम है साबरमती आश्रम। उन्होंने अपने वहीं से और अपने कुछ 76 वफादारों के साथ वहीं से क्या शुरू कर दिया? दांडी मार्च। और उन्होंने अनाउंस कर दिया कि हम नमक कानून तोड़ेंगे। डेट आप लोग बता देंगे, 1930 की है, कुछ डेट हो तो बता देना। और ठीक है, 31 जनवरी 1930। तब 1930 में 6 अप्रैल को पहुंच गए थे। कुछ 15-20 दिन की थी, वो अभी हम लोग देख लेते हैं कि 11 मार्च 1930। 11 मार्च है ना? हाँ, 11 मार्च को शुरू किया साबरमती से। अच्छा है, ये सही है। चलो, सो ऑन 11 मार्च, इसका मतलब क्या है कि दांडी यात्रा, दैट इज द सॉल्ट मार्च, द सॉल्ट मार्च, दांडी यात्रा। So the salt law क्या था? Was that it was banned for Indians to make salt। समुद्र के पानी से, आपको भी मालूम है गुजरात में सॉल्ट निकाला जाता है, कई बार हमने वीडियो दिखाया सॉल्ट बनने का। वो वाइपर से खींच के सॉल्ट बनाते हैं, नहीं देखा है? वो दिखा देंगे, बड़े बड़े स्तर पर होता है। सो इट वाज बैंड फॉर इंडियंस टू मेक सॉल्ट एंड हैवी टैक्स वाज इम्पोज्ड, एंड हैवी टैक्स वाज इम्पोज्ड ऑन सॉल्ट। तो गांधी जी ने ऑन 13 मार्च को शुरू की थी, ऑन 11 मार्च 1930। देखो 1930 गांधी जी स्टार्टेड सॉल्ट मार्च, नमक यात्रा शुरू की, अपने आश्रम से शुरू की, फ्रॉम साबरमती। और वो रोज 10 मील यानी 15 किलोमीटर चलते थे, 24 दिन तक चली। ये 210 किलोमीटर की दूरी थी। एंड आफ्टर 24 डेज ऑफ मार्च, 15 किलोमीटर रोज चलते थे, डेज ऑफ मार्च, रीच्ड एट डांडी शोर। डांडी एक गांव का नाम है, डांडी नियर सी। तो सी के पास पहुंच गया। वहां कुछ करना नहीं था, वहां नमक पड़ा रहता था, सूखता रहता था। नमक उठा लिया हमने, नमक कानून तोड़ दिया, बस। बात समझ आ गई कि नहीं? तो अब क्या हुआ होगा वहां पे, देखो। तो गांधी जी पहुंच गए नमक कानून तोड़ने, वहां से वहां तक उन्होंने यात्रा की। ये देखो, कर जाती है खत्म, बहुत खत्म करेंगे ही। अप्रैल कानून तो उसी दिन टूटा ना, नमक नहीं उठा लिया उन्होंने। सो बाय दिस ही स्टार्टेड सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। अब देखिए, नाउ इन्होंने बताया कि गांधी जी पुट राइट अ लेटर टू इरविन बाय पुटिंग 11 डिमांड्स, और बोला अगर ये 11 डिमांड्स फुलफिल नहीं हुई तो यू विल हैव इट। बात समझ आई कि नहीं? तो उन्होंने लॉर्ड इरविन को क्या बोला, देन वी विल
अब ये चीज हो गई। पहले इन्होंने 11 डिमांड लिखी कि अगर आप ये पूरा नहीं करोगे तो हम नमक कानून तोड़ देंगे, तो नहीं उन्होंने पूरा क्या बोला, ये 11 मार्च को दी थी डिमांड। ऑन 11 मार्च ही हैज हैंडेड ओवर, उन्होंने 11 सूत्री कार्यक्रम दिए थे कि पूरा करो, पूरे नहीं हुए तो नमक कानून तोड़ दिया। जस्ट एक एमसीक्यू पे उन्होंने चिट्ठी लिखी। अब आगे देखो, there were 78 volunteers। तो पहले इनके 78 वॉलंटियर्स के साथ इन्होंने शुरू किया, एंड टोटल 240 माइल्स डिस्टेंस पर कवर्ड। 240 माइल्स, एक माइल में 1.5 किलोमीटर होता है। डिस्टेंस वाज, अब देखिए What was the difference between non-cooperation and civil disobedience movement? इन दोनों में अंतर समझो। पहले में था तुम अंतर समझ पा रहे हो, एक में है कि हम कॉपरेट नहीं कर, एक है कॉपरेट नहीं करेंगे, एक है कि तुम्हारे कानून को तोड़ें। दिस इज ए बेसिक डिफरेंस। आप हमसे कहेंगे हम आपके यहाँ नहीं किसी संस्थान में काम नहीं करेंगे, दिस इज नॉन कॉपरेशन। और जो आपने नियम बनाए उसको तोड़ेंगे, उसका उल्टा करेंगे। इट इज, अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बड़ा क्राइम होगा ना, डिसोबीडियंस। एंड ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर दिस क्या हुआ। अब साल्ट मूवमेंट के बाद क्या क्या हुआ। आफ्टर दिस मूवमेंट, या सॉल्ट लॉ, देयर वर मैनी लीडर्स वर पुट बिहाइंड बार। ब्रिटिश ने ऐसा किया, पुट बिहाइंड बार्स। उसमें एक खान अब्दुल गफ्फार खान थे जिनको अरेस्ट कर लिया। फॉर एग्जाम्पल इसमें 1 लाख लोग अरेस्टेड किए गए, ठीक है। तो गांधी जी भी अरेस्ट कर लिए गए, एंड खान। इसी में लाला लाजपत राय को चोट लगी, सर पर चोट लगी थी, फिर वो मर भी गए थे 6 महीने के बाद, ठीक है। खान अब्दुल गफ्फार खान वर अरेस्टेड, इंक्लूडिंग 1 लाख people। Now, इसके बाद गांधी जी को छोड़ दिया गया और उनसे बोला गया कि ठीक है, बहुत देश में देयर वर द वायलेंट मूवमेंट एंड क्लैशेस। गांधी जी को जब गिरफ्तार कर लिया गया तो क्लैशेस होने लगे, तो गांधी जी को बाहर निकाला गया। बोला आप ठीक है, आपको एक गांधी इरविन समझौता करना पड़ेगा, दैट इज यू एक पैक्ट के लिए बुलाएंगे, ठीक है। सो अब देखिए, उसके लिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में की गई। कब की गई, ये अभी 30 चल रहा है, ये कौन सा डेट चल रहा है 30। तो इनको 1 साल जेल में रखा गया। 1 साल जेल में रखने के बाद इनको 5 मार्च को निकाल लिया गया। तो उनसे कहा कि ठीक है, अब आप समझौता कर लीजिए, बाहर बहुत कंट्रोल नहीं हो रहा, आप कुछ बोलोगे तो पब्लिक चुप हो जाएगी। इन्होंने कहा ठीक है, हम समझौता करने को तैयार है, लेकिन इन 1 लाख लोगों को छोड़ो और खान अब्दुल गफ्फार खान को भी छोड़ो, ठीक है। तो इसके लिए नाउ गांधी जी हैज मूव्ड टू लंदन। इरविन भी वहीं चले गए, वो गवर्नर जनरल थे, वो तो यहाँ वहाँ आते जाते रहते थे, यहाँ के थे लेकिन वहाँ भी रहते थे। सो उसके लिए सब कुछ हुआ है उन्होंने, ठीक है। तो कौन सी अगली डेट है बताइए, 5 मार्च 1931 देयर वाज ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस in London called
गांधी इरविन पैक्ट। ओके, इट वाज सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। चेक करो, तो पहले एक और कॉन्फ्रेंस हुई थी 18 में, जब पहले उन्होंने बोला था ना कि प्रथम विश्व युद्ध में 1 लाख सवा लाख लोगों को भेजो, भारतीयों को भेजा था, लेकिन उन लोगों ने वीरता से लड़ा, अंग्रेज जीत भी गए, तो क्या भारतवासियों को कुछ मिला? तो वो पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी, और ये कौन सी थी? सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। हाउएवर इट वाज मीनिंगलेस। ये कहा जा सकता है ये कैसी रही? फेल हो गई, कोई समझौता नहीं हो सकता, तो इसलिए सेकेंड है। इट वाज फेल, इट वाज फेल। और जब गांधी जी वहां से वापस आए, वास्तव में उनको वहां एंटरटेन ही नहीं किया गया, तो देखा वापस फिर सभी नेताओं को जेल में बंद कर दिया। ऑल लीडर्स वर पुट बिहाइंड बार। और इन्होंने क्या देखा कि वहां से गांधी जी डिसअपॉइंटेड, केम बैक डिसअपॉइंटेड, और कांग्रेस को इलीगल बोल दिया। इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। ना अब देखिए, when he came back, most of the leaders of Congress were behind bars, and Congress was declared illegal. Now ताशी ये बताएं कि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस किस ईयर में हुई थी? 19। और ये जो दांडी मार्च वो किस ईयर में हुआ? और ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस ईयर में हुआ? बोलो, कानून तोड़ना है किसी। तो दैट्स वाई जब वो वापस आ गए, गांधी जी ने बोला, इसके पहले उन्होंने कहा हम ठीक है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर रहे हैं। यहाँ पर जब समझौता होता है तो क्या होता है कि लोगों से कहो कानून न तोड़े और हमारे साथ तुम बैठ जाओ। तो गांधी जी ने क्या किया यहाँ पे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टॉप ड्यूरिंग दिस। कोई जाएगा समझौता करने तो रोक देगा ना अपना मूवमेंट। ये लिख लो। सो गांधी जी agreed to terminate, या रोकने को क्या कहते हैं? जैसे सत्याग्रह मूवमेंट को रोक दिया है, और जो कोई नहीं कहते, कॉल ऑफ ना ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, तो जब वहां से आए तो उन्होंने देखा यहाँ तो सब गदर हो रहा है। तो गांधी जी ने फिर क्या किया? रीलॉन्च्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अब देखिए, जो यहाँ के लोग थे उन पर क्या क्या इसका असर पड़ा। जो रिच पर्सन थे या रिच पीजेंट्स थे, उनकी कॉमर्शियल क्रॉप तो क्या थी? बिक नहीं रही थी। क्यों नहीं बिक रही थी? क्योंकि देयर वाज दैट ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। कोई खरीदारी नहीं था, यहाँ से एक्सपोर्ट ही नहीं हो रहा था। इंडिया तो एक्सपोर्टर था ना, बाहर लोगों के पास पैसा नहीं था तो वो नहीं खरीद पा रहे थे। सो यहाँ के लोग अनेबल टू पे गवर्नमेंट का रेवेन्यू, राजस्व भी नहीं, टैक्स नहीं दे पा रहे थे। सो देयर आर द वेरियस प्रॉब्लम्स। तो अब इसके बाद
ठीक है। तो बताओ इसमें अमीर लोग क्या चाहते थे और गरीब लोग क्या चाहते थे? द रिच पीजेंट्स वर डिमांडिंग फॉर हाई प्राइस फॉर देयर, किसके लिए बताओ? फॉर देयर क्रॉप्स, एंड द पुअर पीपल वांटेड टू राइट ऑफ देयर रेवेन्यू, क्योंकि उनके पास भी पैसा नहीं था, वो चाहते थे उनका रेवेन्यू माफ हो जाए। तो ये सारी चीजें थी, सब अलग अलग चाहते थे। तो कांग्रेस किसका सपोर्ट करती? ठीक है। नाउ इसके आगे का थोड़ा सा बचा है, अगली क्लास में करेंगे। बाकी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो तैयार कर लेना, जो जहाँ तक हुआ है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो देख लेना। टॉपिक नहीं, जो क्वेश्चंस इसी में बनते हैं, जितना पढ़ाया है वही पढ़ लेना। पीछे के जो क्वेश्चन जहाँ इतना पढ़ा इतने में जो बनते हैं वही पढ़